नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर मिला था जब पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। उस दौरान इजराइल ने कहा था कि ऐसा करो, संयुक्त रूप से मिलकर ऑपरेशन चलाते हैं और पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को, जो उसका परमाणु मार्केट है, उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं, जैसे आज इजराइल ईरान के साथ कर रहा है। लेकिन उस वक्त भारत सरकार पीछे हट गई थी। क्यों हट गई थी? और जो दावा किया गया जा रहा है इस वक्त, वो उसमें कितनी सच्चाई है? और जो इजराइल ने ऑफर दिया था, क्या वो सच है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इजराइल का क्या ऑफर था वो आपको बता देते हैं। इजराइल का भारत को ऑफर, पाक के परमाणु ठिकाने उड़ाए। 1980 के दशक में इजराइल ने भारत को यह ऑफर दिया था। भारत सरकार ने इजराइल की बात को क्यों नहीं माना, यह सबसे बड़ा सवाल है। आगे आपको बताएंगे क्यों नहीं माना। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने का ऑफर दिया गया था। अब इसके अलावा 1980 के दशक में रॉ के पास ठोस खुफिया जानकारी पूरी तरीके से थी। इजराइल संयुक्त रूप से पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार था। अब इसके अलावा जामनगर एयरबेस को संभावित लॉन्च पैड के रूप में चुना गया था और यहीं से ऑपरेशन किया जाना था। भारतीय सेना ने हवाई हमले के लिए पूरा समर्थन भी दे दिया था, फिर भी सरकार पीछे हटी। भारत के पास खतरे को पहले ही खत्म करने का मौका था और परमाणु संपन्न पाकिस्तान ना हो पाता। इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय डर की वजह से अपने कदम पीछे हटाए थे, ऐसी खबरें हैं और ऐसे दावे हैं। 1988 में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो के साथ नो स्ट्राइक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। अब ये तमाम दावे हैं, उन दावों के आधार पर मैंने ये बात बताई है। इन दावों में कितनी सच्चाई है आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पंकज जी, क्या इजराइल ने वाकई में 1980 के दौर में जब पाकिस्तान परमाणु संपन्न हो रहा था तो भारत को यह ऑफर दिया था जो दावा किया जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से? मैं पूरी कहानी बता देता हूं रोहित, और जी, कोई भी कहानी हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छप चुकी है ये कहानी, और इसके अलावा कई जो पहले जो रॉ के जो सदस्य हैं उन्होंने इस कहानी के बारे में बताया है। तो कहानी शुरू होती है 1980 के आसपास। 1980-81 के आसपास भारत को यह खबर मिली कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला है। और फिर कहूटा एक जगह है पाकिस्तान में जहां ये सारा कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा था। काहूटा, हाँ, काहूटा जगह है पाकिस्तान में, वहीं पे यह किया जाना था। रॉ के एजेंट्स को लगाया गया कि पहले सच्चाई कंफर्म करो कि सही बात है या नहीं है। बहुत प्रयासों के बाद भी रॉ के एजेंट्स नहीं पहुंच सके वहां तक। लेकिन 1981 में एक छोटी सी सफलता मिली। सफलता यह कि कुछ लोग थे जो कि काहूटा के रहने वाले नहीं थे, लेकिन एक बार्बर के यहां वो बाल कटवाने आते थे सैलून में। अब रॉ के एजेंट्स ने उस बार्बर के यहां जो कतरने होती थी ना केस का, जो बाल काटते थे, उसके सैंपल ले लिए और उस सैंपल को भेजा दिल्ली। और दिल्ली में जब उन बालों के सैंपल को टेस्ट किया गया तो उन बालों में यूरेनियम की मात्रा मिली थोड़ी सी। इसका मतलब जो लोग वहां पे बाल कटवाने आए थे वो यूरेनियम इनरिचमेंट से जुड़ा कोई काम कर रहे थे। यह इस बात का कंफर्मेशन था कि गुपचुप तरीके से पाकिस्तान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है काहूटा में जी। और यह जब पूरी खबर पक्की हो गई तो भारत तो कंफर्म हो गया। लेकिन इस बीच मोसाद अपने अलग ऑपरेशन चला रहा था, यह पता करने के लिए कि सचमुच पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है या नहीं बना रहा। मोसाद के पास हमसे ज्यादा पुख्ता जानकारी थी और मोसाद के पास यह भी जानकारी थी कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को लीबिया को ट्रांसफर कर रहा है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। त्रिपोली में आईएसआई के एजेंट्स और लीबिया के शासक, उस वक्त शायद मुअम्मर गद्दाफी थे वहां पे, उनके लोगों के बीच बातचीत हुई थी। बाद में मोसाद ने यह खबर भारत के साथ शेयर की और कहा कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है या फिर लीबिया जैसे तानाशाही देश को अगर यह परमाणु बम देता है तो यह पूरे इलाके के लिए खतरा होगा, तो अभी इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
और फिर तब ये ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई गई, भारत इजराइल के लोगों ने मिलकर ये बनाया था, सब कुछ तैयारी हो गई थी। अंत में फैसला ये हुआ था। उससे पहले इजराइल ने एक और कारनामा किया था 1981 में, 1981 में इराक में एक जगह है ओसिरक। ओसिरक में इजराइल ने बमबारी करके इराक के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया था। तो इनके पास में एक्सपर्टीज थी उस वक्त। उन्होंने कहा कि आप जो प्लान के अनुसार भारत के 2 एयर बेसेस जामनगर और उधमपुर ये इस्तेमाल करेगा इजराइल। भारत को कुछ करना नहीं था। भारत जैसे ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, भारत का जगुआर उसमें शामिल होगा और इजराइल का F-15 और F-16 लड़ाकू विमान उस वक्त उनके पास था। तो ये सब उड़ान भरेंगे और काहूटा जो न्यूक्लियर बेस है उस पर बमबारी करके उसको बर्बाद करके और चले आएंगे। और कोई रिस्क नहीं, सारा रिस्क इजराइल लेने के लिए तैयार था। लेकिन जी पहले इंदिरा गांधी ने ग्रीन सिग्नल दिया और जब सारी तैयारियां हो गई, कुल 16 लड़ाकू विमान तैयार किए गए। ठीक है, आगे आता हूं, लड़ाकू विमान के आगे आता हूं कुछ और जानकारी साझा करने के साथ ही कि किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा की तरफ से दिखाएगा कि ये तमाम दावे जो इंदिरा गांधी को लेकर हुए और हिमंता विश्व शर्मा ने जो ये दावे किए उसके आधार पर जो बातचीत हम कर रहे हैं। हिमंता के दावे और इजराइल के ऑफर का सच समझ लीजिए। पाक का परमाणु कार्यक्रम काहूता में लगातार आगे बढ़ रहा था, जो कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इजराइल ने भारत को पाक के न्यूक्लियर ठिकाने काहूता पर संयुक्त हवाई हमले का ऑफर सच में दिया था। ये जो हिमंता का दावा है वो सच है। इजराइल को डर था कि इस्लामी बम भारत के साथ साथ पूरे पश्चिमी एशिया के लिए खतरा बन जाएंगे, इसीलिए उन्हें पहले से ही समाप्त किया जाना चाहिए। इजराइल को यह भी डर था कि पाकिस्तान लीबिया को परमाणु हथियार दे सकता है और लीबिया फिर उसका उपयोग इजराइल पर कर सकता है। इजराइल ने हवाई हमले के लिए फाइटर जेट्स भी तैयार कर लिए थे, जो बताया हमने कि F-15 और 16 उस वक्त। रॉ और भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को अंतिम समय में मानने से इनकार कर दिया। अब क्यों इनकार किया वो भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से सरकार उस वक्त पीछे हटी थी। भारत सरकार ने इजराइल का ऑफर क्यों ठुकराया ये समझिए। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और कश्मीर में उथल पुथल से परेशानी सरकार की बढ़ी हुई थी और कोई और परेशानी सरकार नहीं लेना चाहती थी। आपातकाल के बाद से ही सरकार के खिलाफ देश में गुस्सा था, आंदोलन लगातार चल रहे थे, तो सरकार यहां पर भी बैकफुट पर थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी दे दी थी, तो ऐसे में भारत को यह डर था कि कहीं पाकिस्तान वापस ना अटैक कर दे। भारत पर अमेरिका का उस दौर में बहुत ज्यादा दबाव था, ऐसे भी खबरें हैं, और इसीलिए ठुकराया गया ये ऑफर। अमेरिका के दबाव से भारत को कूटनीति के रास्ते पर चलना पड़ा था। मतलब पूरी तरीके से अमेरिका का प्रभाव था उस वक्त, और यही वजह थी कि भारत ने उस वक्त अपने कदम पीछे खींचे थे। पंकज जी, ये सारी जानकारी और रही जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो अगर सेना ने, तमाम रॉ के अधिकारियों ने ये सब कुछ कर दिया था कि हाँ हम कर सकते हैं अटैक, तब फिर क्या वही वजह थी? आपातकाल से सरकार निकली थी, खालिस्तान आंदोलन चल रहे थे, कश्मीर में उथल पुथल थी, क्या वही वजह थी जो कि पीछे हट गई या कोई और वजह थी? नहीं, सबसे बड़ी वजह थी कि 1971 की इंदिरा गांधी और 1981 के इंदिरा गांधी में फर्क था। 1971 में मजबूत इंदिरा गांधी थी और उसके बाद 1977 की लहर चली इमरजेंसी के खिलाफ और बुरी तरह पराजय हुई कांग्रेस की, और फिर किसी तरह गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी आई जरूर, लेकिन जो आई ना तो ये कमजोर इंदिरा गांधी थी। देखिए, देश में कई जगह पर विद्रोह शुरू हो गए थे, जैसे आपने खालिस्तान विद्रोह की बात की, अलग खालिस्तान मांग रहे थे, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो गया था उस वक्त, और पॉलिटिकली इंदिरा गांधी चारों तरफ से घिर चुकी थी विरोधियों से। अंदर खाने की तमाम लड़ाई थी, पार्टी टूट रही थी। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर लड़ाई थी और संजय गांधी हावी हो रहे थे उस वक्त इंदिरा गांधी पे। तो ये सारी स्थितियां मिला के इंदिरा गांधी मजबूर सी थी, और कई बार उन्होंने अपनी बेबसी को बयां भी किया था उस वक्त। ऐसे केस में ये तो एक फैक्टर था, लेकिन दूसरा फैक्टर ये था कि इजराइल ने इस बात की खबर मार्गरेट थैचर को दे दी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस वक्त, और इजराइल ने परमिशन एक तरह से मांगा था मार्गरेट थैचर से कि हम इस तरह का ऑपरेशन करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही खबर ये मार्गरेट थैचर को लगी,
CIA ने यह खबर पाकिस्तान को पहले ही लीक कर दी और फिर पाकिस्तान तैयार हो गया जवाबी कार्रवाई के लिए। और पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर इस तरह किया तो हम संपूर्ण युद्ध छेड़ देंगे भारत के खिलाफ। यह हुआ था उस वक्त, क्योंकि अगर मामला लीक नहीं होता ना, लीक नहीं होता, CIA ने लीक किया था। इजराइल ने मार्गरेट थ्रेचर को बताया और मार्गरेट थ्रेचर इजराइल के दुश्मन नहीं थे लेकिन भारत को पसंद नहीं करते थे, और खास करके इंदिरा को तो बिल्कुल नहीं। तो वही मैं कह पंकज जी, अगर हम बैकफुट पर ना आए होते, तो सबसे पहले ये बताइए कि मजबूरी थी या जरूरी था बैकफुट पर आने का? और अगर हम बैकफुट पर ना आए होते तो क्या आज जो पाकिस्तान धमकी देता है, गीदड़ भभकी देता है, वो सब स्थितियां पूरी तरीके से पलट गई होती? क्या होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 20 साल पीछे चला गया होता। लेकिन तमाम जानकार, तमाम रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि 26/11 नहीं होता, पहलगाम नहीं होता, पुलवामा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ ना होता। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हर बार पाकिस्तान परमाणु की धमकी देता है। अभी भी युद्ध के बीच में वही कह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए क्या होता कि भारत और इजराइल दोनों मिलकर जाते और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पे कार्रवाई करते, उसको डिस्ट्रॉय कर देते। लेकिन पाकिस्तान के पास पारंपरिक, उनके पास तो सेना थी ना, वो अमेरिका का सपोर्ट उस वक्त फुल सपोर्ट था पाकिस्तान को, और इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करता था अमेरिका, क्योंकि भारत में जब जब मजबूत नेतृत्व आएगा तो अमेरिका पसंद नहीं करेगा, चाहे वो मोदी हो या इंदिरा गांधी। जैसे अभी, हाँ बिल्कुल, चाहे मोदी हो या इंदिरा गांधी हो, जब भी मजबूत और इस तरह निर्णायक सरकार रहेगी तो उस वक्त अगर ये कर भी लेते और फुल फ्लेज वॉर हो जाता, तो देखिए इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी उभर कर आई ही थी, सरकार ही बना रही थी, और संजय गांधी हावी थे। विपक्ष ने उस वक्त एक कार्यक्रम शुरू किया था, बहुत शायद कम लोगों को पता होगा। विपक्ष ने एक नया टूल इस्तेमाल किया था, घेराव। वो क्या करते थे कि संसद भवन का घेराव कर लेते थे और प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर लेते थे, और ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता देश को एक स्वर में रखना। उस वक्त देखिए कम्युनिस्ट भी बहुत हावी हो गए थे, समाजवादी आंदोलन अपने चरम पे था, बहुत सारे समाजवादी नेता उभर कर आए थे, ये लालू मुलायम सब उस वक्त। फैसला सही था, शरद यादव। इंदिरा गांधी ने देश को अतिरिक्त जोखिम से बचा लिया। देखिए क्या होता, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम फेल होता, नहीं होता वो ऑपरेशन के बाद, लेकिन उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता उससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होता। एक तो ऐसे ही स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, कई तरह के सैंक्शंस लगे थे। उसके बाद इमरजेंसी के बाद 1977 की लहर, देश में उस वक्त उथल पुथल का वातावरण था, और वैसे स्थिति में अगर युद्ध में जाता भारत तो कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। और एक चीज और था उस वक्त कि अमेरिका उस वक्त रशिया के साथ युद्ध में उलझा हुआ था अफगानिस्तान में, तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक और फ्रंट खुले, पाकिस्तान इस्लामाबाद को हम नाराज कर सके, इसलिए उसने इजराइल को रोक लिया था और इजराइल का पूरे प्लान को लीक कर दिया था। लेकिन 1988 में राजीव गांधी ने जब बेनजीर भुट्टो के साथ सिग्नेचर किया तो वो नहीं, उसमें तो तब तक भी क्या दबाव था भारत पर, या ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि परमाणु नहीं होगा हमारी एक दूसरे की तरफ से? नहीं, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। किन परिस्थितियों में बने हर किसी को पता था, और उस वक्त जिस वक्त आप 1988, 89, 90 की बात कर रहे थे, राजीव गांधी भी उलझे हुए थे LTT वाले मसले में। बैकफायर कर गया था उस वक्त, क्योंकि भारत ने शांति सेना भेजी थी और श्रीलंका के लोगों में रिएक्शन हुआ था, हमारी सेना की बदनामी हो रही थी। और राजीव गांधी उस वक्त तक 1988 के आसपास की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तक ये बोफोर्स वाला मामला सामने आ रहा था। जो रक्षा मंत्री थे उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो बागी हो गए थे। तो उस वक्त की स्थिति में तो खैर भारत ये ऑपरेशन चला ही नहीं सकता था। हाँ, एक काम किया, बेनजीर भुट्टो के साथ एक समझौता किया कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इन्होंने की परमाणु डिटरेंस का ये पॉलिसी, जिसे पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। उस समझौते को पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो राजीव गांधी ने मजबूरी कही है उनकी, या फिर यह होता है ना, एक विदेश से पढ़ा लिखा चार्मिंग बॉय आया है जो कि पायलट है, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, वो कहां युद्ध और पाकिस्तान वगैरह में उलझता। वो तो अपने अलग तरह की छवि बनाना चाहते थे ना, इस वजह से ये हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इस चर्चा के
निष्कर्ष पर आएंगे तो हो सकता है कि इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया हो, क्योंकि भारत उस स्थिति में नहीं था। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को देखें, जो कांग्रेस नरेंद्र और सरेंडर का बयान देते हुए घूमती है, क्या उसको ये इतिहास भी नहीं देखना चाहिए? नहीं, अब मैं बार बार बोलता हूं, आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है ही नहीं। इंदिरा गांधी लेकिन आज की कांग्रेस में तो राहुल गांधी है ना, गांधी परिवार ही तो है आज की कांग्रेस में। नहीं, नाम होने से क्या हुआ, कांग्रेस नाम होने से, लेकिन पूरा कैरेक्टर, कांग्रेस का वो जो कैरेक्टर था उस वक्त की, जो कांग्रेस की जो तासीर थी और आज की जो कांग्रेस की तासीर है, दोनों में बहुत फर्क है। इंदिरा गांधी मर्दों के भीड़ में अकेली मर्द थी। मैं बार बार ये बात बोलता हूं। जिस तरह के दबाव में उन्होंने 1971 में जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद जैसे वो बाउंस बैक की इमरजेंसी के बाद, ठीक है कमजोर हुई थी, बहुत प्रयास हो रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ एक बात थी कि इंदिरा गांधी कम से कम राष्ट्रभक्त तो जरूर थी। लेकिन पंकज जी, आपने 71 का जिक्र किया, जब पाकिस्तान तोड़ा गया, बांग्लादेश बनाया गया, क्या 8-9 साल में फिर ऐसी स्थिति आ गई, इसलिए इंदिरा थोड़ा और पीछे हटी होंगी कि चलिए अभी तो 8-9 साल पहले उनको जख्म दिया है, अब फिर से अगर करेंगे तो दुनिया हमको ये सोचेगी कि हम इनके पीछे जबरदस्ती पड़ चुके हैं? नहीं, 1971 के जंग में जो दबाव झेला ना इंदिरा गांधी ने, और उनको लग रहा था कि मेरी बड़ी तारीफ होगी भारत में, और आयरन लेडी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जो बरुआ साहब ने कहा था। लेकिन इमरजेंसी के बाद अचानक से सिचुएशन बदलने का और इंदिरा गांधी बदनाम हो गई, तो इंदिरा गांधी अंदर ही अंदर टूट गई। उनके अंदर, उनके जहन में चल रहा था कि इमरजेंसी लगा के मैं इस देश को डिसिप्लिन कर दूंगी, और हुआ भी शुरुआत में। इमरजेंसी की शुरुआत में सारी ट्रेनें टाइम पे चलना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना, बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह, बहुत सारा काम किया। लेकिन उनको लग रहा था कि इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला, और ये देश जो है ना, उसने मुझे मतलब कि विलेन बना दिया किया है, हाँ विलेन बनाया। तो अंदर ही अंदर इंदिरा गांधी टूट चुकी थी, और इमरजेंसी की जो भी बदनामी हुई वो इंदिरा गांधी की वजह से नहीं हुई, वो संजय गांधी एंड टीम की वजह से हुई थी। ठीक है पंकज जी। तो एक 1981 में एक इंदिरा गांधी एक टूटी हुई महिला थी, और 1971 में एक बुलंद महिला जो कॉन्फिडेंट थी। ठीक है, यही पे अंतर था, कॉन्फिडेंस और नई कॉन्फिडेंस में। बिल्कुल। तो फिलहाल जो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ दिन पहले दावा किया, लंबा चौड़ा पोस्ट किया इंग्लिश में, हमने उनके दावे को आपको हिंदी में बताया कि किस तरीके से इजराइल ने भारत को ऑफर दिया, और फिर हमने भी उसकी पड़ताल की कि हाँ क्या वाकई में 1980 में ऐसा हुआ था। उस पड़ताल में समझ में आया कि हाँ, इजराइल ने वाकई में भारत को यह ऑफर दिया था कि देखिए परमाणु संपन्न नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि वो आपके लिए तो होगा ही खतरनाक और दुनिया के तमाम देशों के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे में पंकज जी, मेरा यह सवाल, इजराइल को इतना ज्यादा डर क्यों था? भारत को ज्यादा होना चाहिए था, इजराइल को इतना डर क्यों था? नहीं, ठीक आज वही स्थिति ईरान के साथ है उसकी, कि पाकिस्तान के पास परमाणु ना हो, इजराइल को इसका डर क्यों था? इजराइल को इसलिए डर था कि किसी भी रेडिकल इस्लामिक देश में के पास अगर परमाणु बम होंगे तो पहला निशाना यहूदी होंगे। देखिए, आज ईरान क्या कह रहा है कि यहूदियों को मर जाना चाहिए, यह ईरान कह रहा है। आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, आप वो यही बोलेगा कि यहूदियों को रहने का अधिकार ही नहीं है, इजराइल को वो मान्यता ही नहीं देते। मैं रेडिकल इस्लामिक से बोल रहा हूं। तो ये अस्तित्व के लिए खतरा था जी। इजराइल। यही वजह है कि ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देना चाह रहे हैं नेतन्याहू? नहीं, एक सेकंड, बहुत सारे लोगों को भारत में यह घुट्टी पिलाई जाती है कि इजराइल एग्रेसर है। इजराइल एग्रेसर नहीं है। इसी ईरान के साथ इजराइल के रिश्ते जब शाह के जमाने में सही था तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। इजराइल जो है वो रेडिकल इस्लाम से डरता है। पता है कि रेडिकल इस्लाम उसे मान्यता नहीं देता, एक एक यहूदी को मारने की बात कहता है ये रेडिकल इस्लाम। तो वो लड़ना इजराइल की मजबूरी है। आप गलती से भी इजराइल को एग्रेसर मत कहें, क्योंकि इजराइल जो है वो डरा हुआ मुल्क है। उसे पता है कि जरा भी वो ढीला पड़ा तो बाघ के पंजे की तरह उसे दबोच लिया जाएगा और उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ठीक है, इजराइल के साथ समस्या है। बिल्कुल। बाकी उस वक्त सरकार ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? पीछे हटना और ऑपरेशन जो संयुक्त रूप से इजराइल करना चाहता था परमाणु ठिकानों पर पाकिस्तान के, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।